नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या शिवराज सिंह चौहान अगले 10 दिन के भीतर अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं? क्या एक महीने से बेसब्र बीजेपी और सिंधिया समर्थित बीजेपी विधायकों का इंतजार खत्म होने वाला है? एमपी के सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते में इस कुनबे के विस्तार की पटकथा अपने फाइनल ड्राफ्ट तक पहुंच जाएगी। पहुंचेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। किस तारीख को होगा यह विस्तार? इससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि किन चेहरों के साथ होगा। शिवराज के सामने चुनौती सिर्फ घरातियों को साधने की नहीं है, सिंधिया समर्थक बारातियों को भी संभालना है। तो किस संख्या में होगा शिवराज की कैबिनेट का दूसरा विस्तार? किस गुट के कितने विधायक नवाजे जाएंगे? क्षेत्रों की नुमाइंदगी का गणित क्या होगा? शिवराज की पर्सनल चॉइस के लिए इसमें कितनी गुंजाइश होगी? संगठन की चिट्ठी लेकर आए कितने विधायक बनेंगे मंत्री? सिंधिया कोटे के कितने विधायकों के हाथ आएगी सौगात? तो कैसा होगा शिवराज की चौथी पारी वाली कैबिनेट का चेहरा? और शिवराज के सामने किस मोर्चे पर होंगी कौन सी चुनौतियां? अगले कुछ मिनट के दौरान हम मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर पर भी सवाल उठाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। पहली किस्त में 5 मंत्री बनाए जाने के बाद अब दूसरी किस्त में कितने विधायकों को मंत्री बनाएंगे शिवराज? इसमें सिंधिया समर्थक कितने विधायक होंगे और संगठन की चिट्ठी वाले कितने भाजपाई विधायक? सबसे बड़ी चुनौती बना है सागर यानी बुंदेलखंड। गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाए जाने के बाद चुनौती गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को कैबिनेट में जगह देने की है। फिर चुनौती है ग्वालियर चंबल। जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें ज्यादातर सीटें इसी इलाके की हैं। सिंधिया समर्थक विधायकों में से इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया के लिए भी जगह बनानी होगी। राज्यवर्धन दत्ती गांव के अलावा ऐंदल सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग को भी उनकी बगावत का इनाम दिया जाना है। पिछले विस्तार में छूटे गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, इन 2 दिग्गज नामों के साथ रामपाल सिंह, अरविंद भदौरिया, सीता शरण शर्मा, संजय पाठक, चेतन कश्यप, अजय विश्नोई के साथ भोपाल में रामेश्वर शर्मा या विश्वास सारंग का नाम मंत्री पद के लिए सुर्खियों में है। चर्चा ये भी है कि गोपाल भार्गव को विधानसभा अध्यक्ष के लिए मनाया जाए, हालांकि वो इनकार कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है वो, और वो कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं हुई है। शिवराज कैबिनेट में 34 तक सदस्य हो सकते हैं। 5 विधायकों को मंत्री बना दिए जाने के बाद 29 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। दूसरी किस्त में माना जा रहा है कि शिवराज 23 मंत्री बनाएंगे। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर जाहिर है जिनमें ग्वालियर चंबल का दबदबा ज्यादा रहेगा। उपचुनाव में यहीं की सीटें ज्यादा हैं। हालांकि कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि उपचुनाव तक ही रहेंगे ये सारे मंत्री। एक महीने बाद 5 मंत्री बनाए तो 5 बनाए। जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी चिकित्सा शिक्षा मंत्री की, वो बनाए। तो 3 बार लगातार बेहद मजबूती के साथ सत्ता संभालते रहे शिवराज के लिए वाकई चौथी पारी चुनौती वाली है। कोरोना संकट में प्रदेश की सत्ता संभाली, एक महामारी से निपट रहे हैं, ये पहली चुनौती। अब करीब 1.5 महीने में काफी पीछे खिसक गई प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना दूसरी चुनौती, और उपचुनाव के पहले कैबिनेट का विस्तार भी किसी चुनौती से कम नहीं। इम्तिहान हर मोर्चे पर है, सवाल भी उठेंगे और जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे पहले मेहमानों का मैं परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ अजय विश्नोई हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। स्वागत है अजय जी का। दूसरे मेहमान सुखदेव पांसे हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। सुखदेव जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है शिवराज पटेरिया, उनका भी स्वागत है पटेरिया साहब का। शुरुआत अजय जी से कर लेते हैं। अजय जी खुद एक स्वयंभू बड़े दावेदार हैं, बहुत सीनियर बीजेपी के नेता हैं, मंत्री रहे हैं बहुत लंबे वक्त पहले भी, अभी भी उनकी दावेदारी है। तो अजय जी, आपके इलाके में महाकौशल में तो बहुत ऐसी मारामारी दिखती नहीं है, आपके मुकाबिल कोई नहीं है, लेकिन कई सारे जिले ऐसे हैं जहां बहुत सारे नाम एक साथ चर्चा में हैं, तो ये संतुलन बैठ जाएगा कि नहीं? देखिए, संतुलन बैठाना ही तो मुख्यमंत्री जी की जवाबदारी है और हमेशा से संतुलन बैठाते आए हैं। आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत जैसी कोई खबर कभी
खबर बनी नहीं। कभी कोई एक दो लोगों ने आवाज उठाई भी तो आवाज को संतुष्ट कर दिया गया, संगठन के आगे जाके सब कोई नतमस्तक हो जाते हैं। आज भी मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि शिवराज जी के सामने या संगठन के सामने ऐसी कोई बड़ी चुनौती है। तालमेल बनाने का सवाल है तो निश्चित रूप से तालमेल बनाना पड़ेगा। परिवार हमारा बड़ा है, कुनबा हमारा बड़ा हो गया है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी आके जुड़े हैं। अपने वालों को अपनापन दिखाना और देना, ये हमारी आज की तारीख में जवाबदारी हो गई है। मैं समझता हूं कि शिवराज जी इस जवाबदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। सभी जब कभी भी ये चेहरे सामने आएंगे आप देखेंगे कि सब बैलेंस तरीके से कर लिया गया है। तो मेहमानों की अपेक्षा ज्यादा है ना सर। मेहमान अभी केवल ड्राइंग रूम तक नहीं सिमट गए आपके, बल्कि वो तो माने मकान में ही उनकी नजर है। तो मेहमानों की भी तो अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। नहीं, मेहमान आप कह रहे हैं, बाराती आप कह रहे हैं। हम तो आज की तारीख में वो हमारे परिवार के अंग बन चुके हैं। उनको ड्राइंग रूम और बेडरूम और पूरा घर उनका अपना है। और अपनेपन के साथ में जब बातें हो रही हैं, आज मैं उस दिन अभी कुछ दिन पहले गोविंद सिंह राजपूत जी का एक बयान पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि भाजपा में समन्वय बनाना कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा आसान है। तो ये सारे लोग जो आ चुके हैं, अब इनका समन्वय अपने आप स्थापित हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंग हो गए हैं। आपकी नजर में वो सिंधिया गुट होगा या कोई दूसरा गुट होगा, हमारी अपने नजर में सब ये भाजपा परिवार है। और अब आने वाला मंत्रिमंडल जो बनेगा वो भाजपा का मंत्रिमंडल बनेगा। जो भी मंत्री बनेगा वो भाजपा का मंत्री बनेगा। ठीक है, अब एक बार सुखदेव पांसे साहब का रुख कर लेते हैं। सुखदेव जी, पहले आप मांग करते रहे कि ये क्या है, जादू कर रहे हैं शिवराज जी, अकेले चला रहे हैं, कैबिनेट ही नहीं है, बना ली उनने, 5 रख ली उस वक्त। अब आप कहते रहे कि छोटा है, बड़ा होना चाहिए, संभावना ये है कि बड़ा हो जाएगा जल्दी। तो अब आपके लिए आलोचना के लिए बचेगा क्या फिर? नहीं, हमारी चिंता कांग्रेस की चिंता और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की चिंता कि इस प्रदेश की जनता को कोरोना से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इस जनता को कैसे बचाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से पूरी राजनीति पर उतर आई। केवल इनको मंत्री पद की चिंता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे हथिया ले इसकी चिंता है। और इनके नेता उपचुनाव की चिंता कर रहे हैं। उपचुनाव का तो जनता इनको जवाब देगी उपचुनाव का, क्योंकि इन्होंने 1.5 साल के अंदर ये जो चेहरे अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, खरीद फरोख्त की राजनीति इस प्रदेश में निम्न स्तर पर पहुंचा दी है। 1.5 साल में करोड़ों अरबों रुपए इस प्रदेश की जनता का जो कर के द्वारा दिया जाता है उसको चुनाव में झोंकने का काम इन 22 लोगों ने किया है। वो जनता पूछेगी कि 1.5 साल में हम तुम्हारे को कैसे वोट दे। तो आज चिंता इस बात की है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी पत्र लिख रहे कि किट उपलब्ध नहीं है, टेस्टिंग होना चाहिए। अब महानगरों से बढ़कर गांवों में भी कोरोना पहुंच चुका है। और ऐसे हालात में जब हमारे राज्य के मजदूर दूसरे राज्यों में भटकते फिर रहे हैं, वो सड़कों से चले आ रहे हजारों किलोमीटर, लेकिन ये केवल टीवी पर बयान देते कि हम दूसरे राज्यों से मजदूर ला रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। लाखों लोग मर रहे हैं, यहाँ की कानूनी व्यवस्था चौपट हो आई ना भाई, ट्रेन आई। एक बैंक मैनेजर ब्लाइंड महिला के साथ सरेआम भोपाल में बलात्कार हो गया है। लगभग ये पूरे देश में प्रधानमंत्री जी का प्रदेश गुजरात तीसरे नंबर पर कोरोना संक्रमित में पहुंच चुका है। और मध्य प्रदेश इनके मुख्यमंत्री जब से शिवराज सिंह जी बने 3000 संक्रमित लोगों का आंकड़ा मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। तो ये केवल कुर्सी देख रहे हैं, सत्ता देख रहे हैं, सरकार देख रहे हैं। और हमारी ठीक है सुखदेव जी, आऊंगा आपके पास। हालांकि अब से कुछ दिन पहले जब कैबिनेट नहीं बनी थी तब आप यही कहते थे कि आप यानी आपकी पार्टी की कोरोना फैला हुआ है, ना स्वास्थ्य मंत्री का पता है ना किसी का पता है। और अब अंदाज थोड़ा बदल गया आपका। शिव अनुराग पटेरी साहब का रुख करते हैं। पटेरी साहब ने जाने कितने मंत्रिमंडल बनते और खंडित होते देखे हैं। पटेरी साहब, इस बार चुनौती आपको लगता है ज्यादा है शिवराज जी की? निश्चित तौर पर इस बार शिवराज सिंह चौहान जी के लिए बहुत कठिन चुनौती है। दरअसल होमोजीनियस मंत्रिमंडल होना चाहिए। एक विचार पिंड के साथ में मंत्रिमंडल होता है तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये संवित सरकार जैसा मंत्रिमंडल है। जब विधायक दल की नेता राजमाता विजयराजे सिंधिया करती थी और मुख्यमंत्री होते थे गोविंद नारायण सिंह,
आज ठीक है, विधायक दल का नेता एक है, मुख्यमंत्री एक है, लेकिन कहते ना कि रास्ता बहुत कठिन है, छोटा है लेकिन बहुत कठिन है। दरअसल आप उन 22 लोगों को कैसे मनाएंगे? सिर्फ 10 का मामला नहीं है, जो भी आए हैं वो कुर्बानी देके आए हैं, और ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये उन लोगों की सरकार है जो कांग्रेस छोड़कर आपके साथ आए हैं। अगर वो नहीं आते तो आपकी सरकार नहीं बनती। तो मुझे लगता है उन 22 में से कम 10 लोगों को तो आपको मंत्री बनाना है, और बाकी जो 12 बचेंगे उन्हें भी कहीं ना कहीं आपको समायोजित करना पड़ेगा। दूसरा, उनकी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं, जो जहां तक मेरी जानकारी में जो डील है उसके मुताबिक उनको वही विभाग चाहिए है और वही प्रभाव चाहिए है। तो असली परीक्षा होगी अब जब, लेकिन गोविंद जी को तो नहीं मिला, तुलसी सिलावट को भी नहीं मिला। देखिए, तुलसी सिलावट स्वास्थ्य में नहीं जाना चाहते, गोविंद राजपूत तो तुलसी सिलावट को नहीं मिला वो। और जहां तक गोविंद सिंह राजपूत हैं, वो अभी भी परिवहन की रट लगाए हुए हैं। ये वास्तविकता ये है, देखिए उनसे कहा गया है कि ये तो कोरोना का मंत्रिमंडल है, और अब कोरोना का मंत्रिमंडल जब फुल फ्लेज्ड होगा तब भाजपा के भीतर से भी स्वर उठेंगे। आप ध्यान करिएगा, वो आज आपको सुनाई दे ना दें, लेकिन जब उपचुनाव होंगे तो आपको जरूर सुनाई देंगे। दरअसल राजनीति में कोई बैरागी होने के लिए नहीं आता है, वो एमएलए बनता है, वो मंत्री बनना चाहता है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और जब उसकी इच्छाएं खत्म होने हुई दिखाई देती हैं तो कुछ और भी करने लगता है। अब मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए 3 साल बचे हैं, 3.5 साल ही बचे, 6 महीने तो खत्म हो जाते हैं। तो मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान के कंधे पर बहुत ही गुरुतर दायित्व है। अगर वो कांग्रेस से आए लोगों को समायोजित करते हैं तो उनके जो तेजस्वी चेहरे हैं, उनके जो संघ निष्ठ चेहरे हैं, जिन्होंने दरी बिछाई है, पोस्टर लगाए हैं, चाहे वो गोपाल भार्गव हों और चाहे हमारे साथ पैनल में बैठे हुए बिश्नोई जी हैं, इन सबके अपने अपने दावे हैं। फर्स्ट लॉट पे ये नहीं आए तो क्या इनको दर्द नहीं हो रहा होगा? ये भले कि आज बिश्नोई जी कहते हैं कि बिल्कुल दर्द नहीं है, लेकिन जब पहला जो मंत्रिमंडल होता है वो सीनियर हो जाता है, तो देखिएगा आने वाले दिनों में होता क्या है। ठीक है, एक बार फिर हम अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, पटेल साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसी तरह का आकलन कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, सागर से गोविंद जी बन गए मंत्री, अब सागर से ही आपके बड़े नेता भूपेंद्र सिंह आते हैं, सागर से ही आपके बड़े नेता गोपाल भार्गव जी आते हैं, सागर से ही प्रदीप लारिया जी का भी नाम चल रहा है कि साहब ये भी हो सकते हैं। तो एक जिले में कितने मंत्री दे देंगे? जो बात चल रही है केवल ये नहीं कि किसको लाएंगे, बात यह है कि लाने में पसीने आएंगे। सिर्फ इसी बात पर हम बात कर रहे हैं। पिछले मंत्रिमंडल की बातचीत करें, जो शिवराज जी का पिछला मंत्रिमंडल था, उसमें रायसेन जैसे छोटे से जिले से 3-3 मंत्री हुआ करते थे, 4 विधायक, 4 में से 3 मंत्री थे। अपने डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी थे, रामपाल सिंह जी भी वहीं से आते हैंगे, और पटवा जी भी वहीं से थे। 3-3 मंत्री होते थे। उसके बाद भी कहीं किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं गई। वो छोटे से 4 विधायकों में से 3 विधायकों को मंत्री बना के काम चलता रहा। तो सागर तो बड़ा जिला है, 8 विधायकों वाला जिला है, वहां पर यदि 3 मंत्री या 4 मंत्री बन गए तो वो बनाना नहीं बनाना ये तय करने वाला काम संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, परंतु एक बात के लिए मैं निश्चिंत हूं, जितनी भी चर्चाएं मेरे कान तक अभी पहुंच रही हैं, मैं तो जबलपुर में बैठा हूं, सारे नेता भोपाल में हैं, पर जिनसे बातचीत होती है, जो चर्चा होती है, उसमें उनके पास में इन सब के समाधान बहुत सहज रूप से निकले हुए हैं। कोई किसी प्रकार का तनाव किसी भी नेता के पास नहीं सुनाई देता, चाहे वो दिल्ली में बैठा हुआ नेता हो या भोपाल में बैठा हुआ नेता हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई तनाव हो, कोई हिचक हो कि हम कैसा मंत्रिमंडल बनाएंगे। तारीखों को लेकर जरूर असमंजस है कि हम ये कोरोना का युद्ध लड़ रहे हैं, इस युद्ध के लड़ते समय में जबकि राजनीतिक गतिविधियां पूरे देश भर में शून्य हैं। आप देख लीजिए, राजनीति के नाम पर ना तो कोई हमारे सत्ता पक्ष के मोदी जी अमित शाह कोई राजनीति कर रहे हैं, ना कांग्रेस की तरफ से कोई राजनीति हो रही है। किसी भी राज्य में आप चले जाइए और देख लीजिए, किसी प्रकार की कोई राजनीतिक गतिविधि कहीं नहीं चल रही है। इस समय जो भी गतिविधि चल रही है वो कोरोना को लेकर चल रही है। आक्षेप भी लग रहे हैं तो कोरोना की तैयारियों को लेकर लग रहे हैं, पर राजनीतिक गतिविधियां शून्य हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल की चर्चा इसी प्रकार से अभी शून्यता की ओर है। इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है, पर जो भी चर्चाएं हैं उस चर्चाओं के हिसाब से एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमारे नेता इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि वो संतुलित मंत्रिमंडल देने की स्थिति में हैं। जब कभी भी उनको निर्देश आदेश केंद्र से मिलेगा वो संतुलित मंत्रिमंडल तुरंत बना के दे देंगे। एक बार रुक करते हैं सुखदेव पांसे जी का। पांसे साहब, आपने कहा कि ये लोग गए और इन्होंने चुनाव थोप दिया लोगों के ऊपर। 22 लोगों को आपने जिक्र किया, 24 सीटों पे बाई इलेक्शन होने
मैं कह रहा हूं कि इनका ये लोग बहुत इस बात को लेके पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए ये कह रहे हैं हम जिता के ले आएंगे, कांग्रेस को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे गोविंद राजपूत जी, सांवेर से तुलसी सिलावट जी और जितने भी जी आपको छोड़ के गए, बीजेपी कह रही है हम जिता लेंगे, कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए, बेमेल समझौता है और ये चंद दिनों में इनका पर्दाफाश हो जाएगा। पहले भी राकेश चौधरी जैसे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी की बातों में आकर चले गए थे, उनका भारतीय जनता पार्टी ने क्या हश्र किया। प्रेमचंद गुड्डू जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, उनका क्या हश्र हो रहा। और ये लोग अभी लेकिन संजय पाठक तो आरामदायक रहे साहब, संजय पाठक तो आरामदायक रहे लगातार, इनका क्या हश्र। वो तो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जब बताएंगे कि संजय पाठक आरामदायक रहे या नहीं रहे, उनकी वस्तुस्थिति सामने आ जाएगी। और बिश्नोई जी की बात है, बिश्नोई जी जैसा सीनियर चेहरा, गोपाल भार्गव जी जैसा सीनियर चेहरा, सीनियर लोग इनके देवड़ा जी जैसे, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शर्मा जी, होशंगाबाद इटारसी वाले शर्मा जी, ऐसे सीनियर लोगों को उपेक्षित करके भारतीय जनता पार्टी ने चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी चंद दिन आए जिनका भारतीय जनता पार्टी में कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोगों को मंत्री पद से नवाज दिया। और ऐसे लोग जो विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव, वो सीनियर लीडर, ऐसे लोगों को सेकंड लिस्ट में आने के लिए कतार में लगना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राजनीति में कोई नहीं हो सकता है, भले ही भारतीय जनता पार्टी ऊपरी मन से कुछ भी कहे। मैं तो अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं बिश्नोई जी को कि उन्हें मंत्री बनना चाहिए और इनके तजुर्बे का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इन जैसे लोगों को भी उपेक्षित करके रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो रहा है और ये अंदर ही अंदर लावा पक रहा है, विस्फोटक स्थिति है। अभी मंत्रिमंडल बनने दीजिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री जैसा अहम विभाग कोरोना के समय ये नहीं बना पाए, ये राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। जनता को कहीं कोई नहीं है। किसान आज अपनी जो फसलें सब्जी भाजी उगाता था वो खेत में फेंकना पड़ा, बिना भाव के बेचना पड़ा, ये स्थिति हुई। आज हम हालात ऐसे बदतर हो चुके कि हमारे इंदौर में डॉक्टर इसमें शहीद हुए, पुलिस के टीआई शहीद हुए। ये अगर सबको अनुकंपा नियुक्ति और पैसा देना चाहिए तो उन डॉक्टरों को भी अनुकंपा नियुक्ति और उनको आर्थिक मदद देना चाहिए, उन्हें भी, सभी के साथ जो शहीद हुए उन सबको देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोरोना वॉरियर्स के लिए फंड रखा से इस कोरोना के युद्ध में लड़ने, फंड केवल टीवी पे दिखता है, मुंह से दिखता है, पेपरों में दिखता है, धरातल पे कहीं कुछ नहीं है, शून्यता है। लोग परेशान हो रहे हैं, हालात बड़े खराब हो चुके हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद ठीक है सुखदेव जी, हम एक बार पटेरिया जी का रुख और कर लेते हैं, पटेरिया जी का रुख और कर लेते हैं, मूल विषय पे भी आ जाते हैं। कोरोना तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, मार्च के महीने से कर रहे हैं, जब से आपकी गवर्नमेंट गई तब से कोरोना पे ही चर्चा हो रही। पटेरिया जी, ये पटेरिया साहब का रुख करते हैं। पटेरिया साहब, जो मैंने अजय बिश्नोई साहब से कहा, उनकी तो वरिष्ठ नेता है और उनकी एक तरह की दलगत मजबूरी है, बहुत विस्तार उन्होंने उस चीज को दिया नहीं। लेकिन ग्वालियर चंबल आप देखिए, दोनों के मिला के, मतलब आने वाले और घरेलू और मेहमान दोनों मिला के संख्या बहुत बढ़ रही है। वहां सागर मैंने जिक्र कर ही दिया, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो फिर कैसे संतुलन बैठेगा, कैसे क्या होगा? अभी सिंधिया जी कितने दबाव की स्थिति में आपको दिख रहे हैं कि वो दबाव बना सकते हैं? देखिए, ये प्रवीण जी, मैं कहूँ ये मैटर ऑफ कमिटमेंट का है, एक डील का हिस्सा है और उस डील को आपको पूरा करना है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उस डील को पूरा नहीं किया तो आने वाले दिनों में लोग आपके साथ में बड़ा दांव नहीं लगाएंगे। इसलिए सिंधिया जी की हर वो बात सुनी जाएगी जो उनके लोगों के पार्टी में आने के पहले बात हुई है। और जो पॉलिटिकल सर्कल में बहुत साफ है कि 10 MLAs उनको आपको मंत्री बनाना है, जबकि 2 लोग ऐसे हैं जो उनके नहीं हैं लेकिन उस वक्त आए हैं, चाहे वो हरदीप सिंह डंग हो और चाहे एंदल सिंह कंसाना हो, बिसाऊलाल सिंह हो, उनमें से कोई 2 लोग या 3 लोग बन सकते हैं। उनके बिसाऊलाल छोड़ रहे हो आप, फिर बिसाऊलाल छोड़ रहे हो आप?
है कि नहीं हमें नहीं मालूम है, कि उन्होंने शिवराज जी के सामने शपथ का वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। लेकिन वो कुल मिला के मैंने तीनों नाम लिए प्रवीण जी, मैंने कहा डंग साहब, एंदल सिंह कंसाना और बिसाहू लाल सिंह। बिसाहू लाल सिंह बहुत बड़े जनजातीय नेता है, गौड़ समाज से आते हैं और कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है, न जाने क्यों उनको शामिल नहीं किया। मध्य प्रदेश की जनजातीय आबादी में घोड़ों का जो आबादी का प्रतिशत है वो आधे के आसपास बैठता है। मुझे लगता है वो एक्सेप्टेबल फेस के तौर पर उनको भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से उपयोग करेगी और वो लेना भी चाहेगी। तो मुझे कुल मिला के साफ नजर आता प्रवीण जी कि सिंधिया की सारी बातें मानी जाएंगी, क्योंकि सरकार चलाना है तो सिंधिया का साथ चाहिए है। और 24 विधानसभाओं के उपचुनाव भी तो आपके सामने हैं, लेकिन भाजपा को साधना पड़ेगा अपने लोगों को। अगर नेचुरल क्लेमेंट जो लोग हैं, चाहे वो गोपाल भार्गव जी हों, चाहे बिश्नोई जी हों, चाहे रमेश मेंदोला हों, चाहे दूसरे लोग हों, अगर उनके साथ में कोई भी छूटा या आगे पीछे हुआ तो उसके दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखने को आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। एक बार अजय जी का रुख और कर लेते हैं। अजय जी, मुझे पता है कि आपका जवाब यही होगा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो तय करते हैं कि कौन लोग हैं, लेकिन चूंकि आपका जो सियासी अनुभव है बहुत प्रगाढ़ है, तो मैं एक व्यक्तिगत अजय विश्नोई जी से पूछना चाहता हूं उनकी व्यक्तिगत राय कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो अभी किसी पार्टी के मतलब आप भाजपा में आप शामिल हुए लेकिन कांग्रेस छोड़ के आए, सिंधिया जी के खेमे के नहीं, जैसे जिक्र हुआ बिसाहू लाल सिंह जी का भी जिक्र हुआ, फिर दूसरा रामबाई भी बहुत ज़्यादा उम्मीद से हैं कि शायद उन्हें भी मिल जाए, तो अभी इनकी तरफ देखना जरूरी होगा या अभी जो बीजेपी और जो कांग्रेस से आए सीधे उन बीजेपी की तरफ देखा जाए? जहां तक मैं समझ पाता हूं, जितने नामों की चर्चा हमारे बानी पटेरिया जी कर रहे थे, बिसाहू लाल जी का वाकई में कांग्रेस ने जो गलती की है, हम वो गलती क्यों करें। मेरा अपना मानना है कि यदि मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो कहूंगा कि नहीं, बिसाहू लाल जी का उपयोग होना चाहिए, उनको वहां पर जो सम्मान नहीं मिला वो सम्मान भाजपा में उनको मिलना चाहिए। इसी प्रकार एंदल सिंह कंसाना अपने आप में चंबल ग्वालियर के पूरे क्षेत्र में, जो वास्तव में अब चुनाव का क्षेत्र भी होने जा रहा है हमारा, वहां पर एक बड़ा नाम है, उनके एक बड़ी फॉलोइंग है, उनके कारण चुनाव के गणित पलटते अलटते रहते हैंगे, उनको स्थान मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। डंगस का जहां तक सवाल है, डंगस ने क्योंकि एक बहुत पहले से आवाज उठाई थी और वो विद्रोह की आवाज ने ही मैं समझता हूं कि बाकी जगह आग सुलगाने का काम किया था, उनको भी इसका इनाम और सम्मान मिलना चाहिए। तीनों नाम पटेरिया ने बहुत सही नाम दिए हैं और मेरे को भी ऐसा लगता है कि इन तीनों को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। अब रह गए सवाल उसके बाद के लोगों का। अच्छा, तो सिंधिया एक जी, बार आप रुक कर लेते हैं। साथ के जो 6 लोग मंत्री पद छोड़ के आए हैं, उनको क्यों नहीं मंत्री पद मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलेगा जी। और उसके अलावा भी यदि कोई और ऐसे चर्चित चेहरे हैं, के बारे में सिंधिया जी का प्रस्ताव होगा या हमारे पार्टी के लोगों को लगेगा कि इनके आने से नुकसान फायदा है, उनको भी लिया जाएगा। जी, बात पूरी करिए अजय जी। जी ठीक है, तो अब एक बार सुखदेव पांसे जी का रुख कर लेते हैं। सुखदेव जी, मैंने इसीलिए कहा कई बार ये हुआ जब तक आपकी सरकार थी तो बीजेपी के जो भी गेस्ट, जी आऊंगा अजय जी, यदि वक्त रहा तो बीजेपी के जो भी गेस्ट बैठते थे सुखदेव जी हमारे साथ, तो हम उनसे सबसे पहला सवाल यही करते थे, जब भी ऐसे पॉलिटिकल डिबेट ऐसे मसलों पर होती थी तो मैं पूछता था कि क्या छींका टूटने की उम्मीद है आपको? बीजेपी के अक्सर नेताओं से, पटेल साहब गवाह होंगे, कई बार वो भी बैठे, वही सवाल अब आप पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो सुखदेव पांसे साहब, छींका टूटने की उम्मीद है क्या कि कुछ यहाँ इनके बीच कुछ टकराव, कुछ ऐसा होगा तो कुछ फिर से हो सकता है कि आपकी गुंजाइश बन जाए? देखिए, ज्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है, ये आयाराम गयाराम वाली स्थिति है। अगर ये असमंजस नहीं होता तो ये निर्णय ले लेते और जो कमिटमेंट है वो पूरा कर देते। अब जब 5 बनाए वैसे 25 बना देते, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें भारी फूट है, अंतरकलह है और इनके अब सुर उगलने वाले हैं और इनके अंदर लावा पक रहा है। वो लावा ज्वालामुखी बन के आएगा, वो आप देखते रहिए, क्योंकि इन्होंने ढेर सारे आश्वासन लोगों को दे दिए, मंत्री बनाने के ढेर सारे वादे कर लिए। आज इन्होंने जो मंत्री बनाए, पांसे साहब मुझे याद है जिस दिन आपकी कैबिनेट बन रही थी उस दिन एंदल सिंह कंसाना के लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था, आगजनी कर दी थी, उसे नहीं सूंघ पाए आप नहीं सूंघ पाए। बिसाहू लाल सिंह के यहाँ जो गुस्सा है उसे,
और शायद यही वजह, अगर आप ही सूंघ लेते तो ये जाते ही क्यों आपके पास? अरे भाई, तो जिस हिस्से गए मंत्री पद के हिसाब से, तो इन्हें तो पहली लिस्ट में 5 के साथ शपथ दिलवाना था। क्यों उनके साथ धोखा किया जा रहा है? पहले एदल सिंह कसाना को शपथ दिलवाना चाहिए था, बिसाऊ लाल सिंह को दिलवाना चाहिए था, जितने लोग 10 लोगों को कमिटमेंट किया उनको दिलवाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को बाहर रहना चाहिए, कोई विधायक मंत्री नहीं बनना चाहिए। अगर इतनी उनमें थोड़ा सा भी जमीन है और थोड़ी सी भी उनमें वो है तो करे, निर्णय करे, लेकिन इस मध्य प्रदेश की जनता को सफर नहीं करवाए, क्योंकि ये प्रदेश की जनता हालात खराब हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है, लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। कोरोना के कारण ये मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में तीसरे और चौथे नंबर पे पहुंच चुका है, पूरी सरकार विफल हो चुकी है। ऐसे समय में पूरा मंत्रिमंडल होना चाहिए और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होना चाहिए और जनता को सरकार का लाभ मिलना चाहिए। तो ये इधर उधर की बात करके टाइम पास कर रहे, तत्काल निर्णय ले और धरातल पर सरकार का काम दिखने लगे। आज कर्जा माफी, जो हमने 30 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, उस कर्जा माफी की योजना को चालू रखना चाहिए। ये लोग गेहूं हमारे किसान बेचने जा रहे हैं, उसमें उनका पैसा काट रहे। मनरेगा जैसी योजना, जिसको ये मरेगा बोलते थे मोदी जी, आज उसी मनरेगा पे आ गए। एक बार पटरेल साहब का रुख कर लेते हैं। पटरेल साहब, बहुत बड़ी चुनौती, संक्षेप में चाहूंगा आपसे जवाब पटरेल साहब की। बड़ी चुनौती ये भी है कि लोगों को खुश भी करना है। बाई इलेक्शन में जाएगी, मेरी समझ से पहली बार कोई राज्य ऐसा होगा जहां 24 सीटों पर चुनाव है, तो बाई इलेक्शन में भी जाना है, लोगों को खुश भी करना है, ये महामारी से भी निपटना है। तो कई तरह की चुनौतियों से घिरे हुए हैं इस समय मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर चेक एंड बैलेंस का पूरा खेल है। दरअसल 24 में से अगर 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है तो उसका जो सरकार है वो अस्थिरता की तरफ आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कम से कम 15 अगर सीट उनको मिल जाए तो कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी को 15 या उससे ज्यादा सीटें जीतना चाहिए 24 में। तो कुल मिला के शिवराज सिंह चौहान, संघ और संगठन, चाहे बीडी शर्मा हो चाहे सुहास भगत, इन सबके कंधे पर एक ही जवाबदारी है कि 24 में से अधिकांश यानी 20 सीटें जीतें तो सरकार स्थिरता की तरफ आगे बढ़ेगी। इसीलिए मंत्रिमंडल ऐसा होगा जो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो। तो मुझे लगता है आप जब चेहरे आप देखेंगे तो उसमें कई बार कास्ट, क्रीड और रीजन के कॉम्बिनेशन को तोड़ते हुए ऐसे चेहरे आपको दिखाई देंगे जो उपचुनाव में लाभ दे सके। अच्छा, आपको लगता है कि पवैया जो है वो प्रद्युम्न और इन लोगों को जिताने में उनका रोल होगा या वो काम करेंगे उनके लिए वहां पे? देखिए, संघ और संगठन एक बड़ी खूबी होती है। एक जमाने में अगर कहा जाए, जवाब मैं दे सकता हूं जी, निश्चित तौर पर आप दीजिएगा। और आपके संदर्भ बात में करूं, जब आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष होते थे तब शिवराज जी महामंत्री हुआ करते थे। आज स्थितियां बदली और आप चीजों को आपने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी संघ और संगठन में स्थितियों को स्वीकार करने की। सर ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा, लेकिन यह बात तय है जो पटेल साहब भी कह रहे थे कि जो आने वाला दौर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस नाव के खेवनहार की तरह दिख रहे हैं जिसमें कैपेसिटी 8 या 10 लोगों के बैठाने की, लेकिन 15 पहले ही बैठ गए। अब वो कैसे आगे तक ले जाएंगे, बहुत कुशल अगर वो खेवनहार हुए तो आगे जा भी सकती है, नहीं तो कांग्रेस तो तैयार है लहरों के थपेड़े भेज भेज कर उसे डुबोने के लिए। वक्त बताएगा कि होगा क्या। आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।